Ruchir, thanks a lot for joining us, and I'm happy to welcome you on the largest global Indian news network. And more than 100 million viewers are watching you right now in 150 countries. और इसमें एक चीज़ जो कॉमन है थैंक यू इन सभी व्यूअर्स के बीच में और आपके बीच में कि आप जब कोई नई स्टडी या नई बुक रिलीज़ करते हैं तो आप वो एसी बोर्ड रूम्स में बैठ के अपनी थियोरी नहीं देते हैं इमर्जिंग मार्केट्स पे या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे. यू एक्चुअली गो टू द हिंटरलैंड. मुझे पता है आपकी जो नई किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, इसके लिए भी आपने कई देशों में इंटीरियर्स में जाकर जो द लास्ट मैन इन द क्यू उससे बात की है और उसके बाद ये किताब लिखी है. और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इन्हीं से कनेक्टेड रहते हैं. सो आई एम हैप्पी टू वेलकम यू ऑन जी नेटवर्क. और सबसे पहले तो सर एक बड़ा ही बेसिक सवाल, आप ये बताइए कि जब हम भारत में बात करते हैं इंडियन स्पेशली मार्केट के प्लेयर्स से या फिर पार्टिसिपेंट से, देयर इज ऑलमोस्ट अ कंप्लेसेंसी अबाउट इंडिया स्टोरी. लेकिन आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडिया स्टोरी को देखा है. कितनी राइटली प्लेस्ड लगती है आपको ये कंप्लेसेंसी, वेयर पीपल ऑलमोस्ट कंसिडर इट गिवन कि इंडिया में तो होगा ही ग्रोथ? हाँ बिल्कुल. तो मैंने मेरी फेवरेट लाइन जो है किताब में वो ये है दैट इंडिया इज अ कंट्री दैट इज कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटेड द ऑप्टिमिस्ट एंड द पेसिमिस्ट. तो 20 साल से मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा ये मतलब मानना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी केप्ट इन चेक इन इंडिया. दैट इंडिया ग्रोज एट अ वेरी स्टेडी पेस. आप और इकोनॉमीज के मुकाबले देखेंगे तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी मतलब स्टेडी रहता है. इट्स नॉट लाइक ब्राज़ील की कभी 5% ऊपर फिर 5% नीचे ग्रोथ रेट हो जाए और रशिया जैसे भी हो जाए. यहाँ पर जो है मतलब काफ़ी स्टेडी इंक्रीज रहता है, पर हमारे एक्सपेक्टेशंस लाइक मूव अराउंड वेरी वाइल्डली. तो मेरा ये मानना है कि जब भी कंसेंसस ये बनता है कि द इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चाइना, आप दोज एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी वाटर डाउन. ऑन द अदर हैंड अगर आप 2013 जैसे एपिसोड देखें कि लगता है कि कंट्री अभी बिखरने वाली है, नेक्स्ट क्राइसिस होने वाला है, ऐसा भी नहीं होता है इस कंट्री में. सो आई थिंक दैट टू मी द मेन मैसेज इज दिस दैट दिस इज द कंट्री दैट कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट्स द ऑप्टिमिस्ट एंड द पेसिमिस्ट. आपने चाइना की बात की एंड एक्चुअली मेरा अगला सवाल वहीं से है. व्हेन यू से इंडिया विल बी नेक्स्ट चाइना, या फिर जो लोग मानते हैं कि चाइना को इंडिया रिप्लेस करेगा एज अ पावर हाउस, आई डोंट थिंक ऑल इज वेल विद चाइनीज इकोनॉमी एट दिस पॉइंट. आपकी किताब देख के भी यही लगता है कि कंसर्न्स आपकी क्या हैं चाइना को लेकर? Like China, देखिए for 30 years China was the biggest economic miracle story in the world. Like 1980s, 90s और last decade में जो चाइना की growth rate रही वो consistently 10% से ऊपर रही. A very unique achievement. और मैं भी चाइना की इकोनॉमी पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहता था, पर 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी वजह से मैं चाइना इकोनॉमी के तरफ मेरा काफ़ी सेंटिमेंट चेंज हुआ है. और एक मेन रीज़न के लिए कि जैसे मैं किताब में मतलब बताता हूँ, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न व्हाई अ कंट्री एंड्स अप गेटिंग इन ट्रबल is if its debt level increases very sharply over a short span of time. जो चाइना का जो कर्जा है और जो उनका डेट है वो 2008-9 के बाद बहुत ही शार्पली इंक्रीज हुई है. इनफैक्ट आज जो आंकड़े हैं चाइना के आप देखेंगे वहां से लगता है कि $1 इंक्रीज करने के लिए उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट आपको $6 ऑफ डेट लग रहा है चाइना में. और ऐसा शार्प इंक्रीज जो डेट होता है किसी कंट्री में, दैट इज अ रियल कंसर्न. तो इंडिया के मुकाबले में सिर्फ ये बोल रहा हूं दैट 30 साल के लिए चाइना वाज एन इकोनॉमिक मिरेकल स्टोरी. उनका साइज इतना बड़ा हो गया था बाय द एंड ऑफ लास्ट डेकेड दैट चाइना हैड बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ग्रोथ. और अगर इंडिया का ऐसा मतलब 10-20 साल 10% प्लस ग्रोथ रेट होना है तो बहुत कुछ यहाँ पर होना पड़ेगा ऐसे ग्रोथ अचीव करने के लिए. सो माई कंपैरिजन विद चाइना दैट द इंडिया कैन बी द नेक्स्ट चाइना रेफर्स टू द लास्ट 30 years, नॉट टू द लास्ट 4 to 5 years. लास्ट 4 to 5 years इनफैक्ट चाइना में काफी प्रॉब्लम्स इमर्ज होके आ रही हैं और डेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन चाइना टुडे. रुचिर, साथ ही जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, देयर इज दिस रिन्यूड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म आफ्टर मिस्टर मोदी टुक टू ऑफिस. एंड उससे पहले ही हमने इंडियन मार्केट्स को भी काफ़ी आउट परफॉर्म करते देखा था, विच वॉज कॉल्ड द मोदी मैजिक रैली. अब क्योंकि 2 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को भी, जो भी हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है इकोनॉमिक फ्रंट पे, उन सब को जोड़कर इफ यू हैव टू डू द सम टोटल ऑफ ऑल दिस,
तो क्या ये ऑप्टिमिज्म was it rightly placed in the first place, and how much would you bet on this so called government reforms or Modi magic going forward for India story? हाँ, किताब में हमने इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस करी कि जब नए लीडर पावर में आते हैं तो क्या होता है और कितने साल तक वो लीडर पावर में रहे तो उस कंट्री के लिए अच्छा होता है। और हमारा कंक्लूजन ये था दैट 90% ऑफ अ स्टॉक मार्केट की जो आउट परफॉर्मेंस रहती है वो पिछले 2 साल में होती है, इन द फर्स्ट 2 years रादर ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, एंड द लॉन्गर अ गवर्नमेंट स्टेज इन पावर the more are the diminishing returns to power, which means that जितने टाइम गवर्नमेंट में पावर में रहती है उसके टाइम जो है रिफॉर्म्स और जो कुछ करना है वो नहीं होता है। सो आई थिंक दैट इंडिया के केस में जो ऑप्टिमिज्म मोदी से आने के हुआ वो जस्टिफाइड, बिकॉज फर्स्ट 2 years में मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस रहती हैं किसी भी गवर्नमेंट से कि ये गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करेगी और इसकी वजह से ग्रोथ फ्यूचर में काफ़ी पिकअप होगी। अब जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है पहले 2 सालों में, मेरा ये डिसअपॉइंटमेंट है कि जितना उनका मैंडेट था और जो वो कर सकते थे पहले 6-12 महीने में उतना नहीं हुआ। और मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है उनके पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, और उन्होंने उस पर कैसे करा। और इसके बारे में मैं 2014 में भी काफ़ी लिख रहा था दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया में जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज द हाईएस्ट ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड दैट आई नो, एनी मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अब चाइना से भी हायर हो गया है। सो आई थिंक दैट फॉर मी हैज बीन द बिगेस्ट पॉइंट। पर फिर भी अगर आप सबको नजरअंदाजी देखें आज, तो मुझे लगता है दैट इंडिया में कम से कम थोड़े रिफॉर्म तो हो रहे हैं, एंड दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां लोग पीछे जा रहे हैं, जहां पर जैसे पॉपुलिज्म इंक्रीज हो रही है यूरोप में और अमेरिका में भी, मतलब ऐसी बात चल रही है। तो वहां पर जब पॉपुलिज्म इंक्रीज हो रही है, इंडिया में थोड़े बहुत रिफॉर्म हो रहे हैं, दैट्स एटलीस्ट अ पॉजिटिव। अब एज एन इंडियन आई एम डिसअपॉइंटेड कि और भी रिफॉर्म नहीं हुए पिछले 2 साल में, और मुझे लगता है नहीं कि अब जाके कोई बहुत बड़े रिफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल कैलेंडर पे काफी फोकस होने वाला है। शायद जीएसटी हो जाए, शायद थोड़ा और एफडीआई पे नजर लग के और लिबरलाइजेशन हो जाए, पर मुझे लगता है नहीं कि कुछ मेजर पाथ मेकिंग रिफॉर्म्स हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सेल ऑफ करना या लेबर लॉज और चेंज करना। मुझे लगता है कि उसका टाइम अब बीत चुका है। सो यू नो रुचिर, इनफैक्ट आपकी किताब में भी काफ़ी फोकस ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन पर रहा है, और हमने इसके कई एग्जांपल्स देखे हैं कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनकी भी बैलेंस शीट किस तरह से स्ट्रेस्ड है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट इंडियन ग्रोथ को या फिर इंडिया स्टोरी को इस समय है, तो देन दैट लाइज विद इन, एंड दैट टू विद इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स और द बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल, अगर हम देखें तो क्या ये कहना सही होगा? हाँ, मेरे ख्याल से ये थ्रेट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सेक्टर बैंक की वजह से कोई क्राइसिस होगी इधर, पर यह है कि ये ग्रोथ को थोड़ा ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, दैट लाइक इट कीप्स अ लिड ऑन ग्रोथ। सो आई थिंक दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कोई क्राइसिस का मुझे माहौल नहीं दिख रहा कि इसकी वजह से कोई क्राइसिस हो सकती है, पर ये ग्रोथ को थोड़ा चोक कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड। अगर आप देखेंगे इस रिकवरी में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी वीक रही है, और अगर क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी स्ट्रांग रहती पिछले डेकेड जैसे, तो हमारी ग्रोथ रेट और ऊपर हो सकती थी। सो आई थिंक दैट दिस इज हार्मिंग द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट। पर क्राइसिस मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये क्राइसिस होती है जैसे चाइना में रिस्क है, अगर आपकी डेट लेवल बहुत सडनली ऊपर जाए और बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हो। इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो हमारी पिछले मतलब डेकेड में जो सारे एक्सेसेस थे और बहुत सारी लेंडिंग हुई थी एट एंड ऑफ द डेकेड, उसकी वजह से है। पर अभी पिछले 3-4 साल में हमारी डेट लेवल काफ़ी स्टेबल है, बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एज अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है। अब साथ ही रुचि, जब आप चाइना की बात करते हैं और ये उस परिप्रेक्ष्य में देखना भी पड़ता है, बिकॉज अगर हम इकोनॉमिकली छोड़ दें तो बाकी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे चाइना और इंडिया थोड़े आमने सामने रहते हैं, नॉट नेसेसरीली दे आर ऑन द सेम पेज, बीट दी एंट्री इनटू एनएसजी और यू नो साउथ चाइना सी में जो हो रहा है वहाँ पे, या फिर यूएस के साथ जो हमारे रिलेशन है, इन सब को जोड़कर अगर हम देखें
But you can't deny the fact that China is the single biggest engine as far as global economy is concerned. चाइना की वजह से, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, 2008 लाइक क्राइसिस का लाइकलीहुड आप कितना देख रहे हैं जब आपने इतनी बारीकी से चाइनीज इकोनॉमी को स्टडी किया, दैट दे कैन ट्रिगर अ ग्लोबल सुनामी और फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक लेमन क्राइसिस दैट वी सॉ इन 2008? इसकी लाइकलीहुड कितना है इसका? चाइना में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो वहाँ का डेट है दैट इज ऑल इंटरनली हेल्ड. कोई फॉरेनर्स नहीं है जो उस डेट को होल्ड करते हैं, और वहाँ पर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. स्टेट का कंट्रोल बहुत भारी है, तो इसलिए क्राइसिस वो शायद अवॉइड कर पाए, क्योंकि वो मतलब बोल सकते हैं लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को कि देखो इस डोंट गो एंड सॉर्ट ऑफ कॉल फॉर द डेट, और इस डेट को आप प्रॉपर्ली रिकग्नाइज नहीं करो. पर तो उसकी वजह से क्राइसिस तो मेरे ख्याल से अवॉइड हो सकती है, पर प्रॉब्लम उसका ये है कि वो इकोनॉमी में इतने सारे बैड लोन्स हैं और इतने बैड डेट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर वापस आना बहुत मुश्किल बात है. तो इसलिए वहाँ पर मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ विल कीप स्लोइंग डाउन. एंड हम बोलते हैं क्राइसिस, और क्राइसिस सुन के हमें काफ़ी घबराहट होती है, क्योंकि वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना ख़राब हो सकता है. पर अगर 2008 की क्राइसिस भी देखें तो 6-12 महीने बहुत ही ख़राब था, पर दैट क्राइसिस फोर्स्ड द यूएस सिस्टम टू क्लीन अप द बैड डेट, एंड द यूएस इकोनॉमी वाज एबल टू कम बैक आफ्टर दैट. वो मतलब क्लीन अप होके. अब चाइना में थोड़ा जापान जैसी प्रॉब्लम है कि ये अगले 3-5 साल तक इकोनॉमी स्लो होती रहेगी, पर क्राइसिस शायद ना हो, क्योंकि वो सारी डेट जो है इज इंटरनली ओन्ड, एंड इट इज ऑल्सो द स्टेट का रोल वहाँ इतना बड़ा है कि वो दोनों लेंडर्स और बोरोवर्स को बोल सकते हैं कि देखो ये डेट को रिकग्नाइज मत करो. सो लॉन्ग टर्म में इट्स अ वर्स आउटकम, बट इन द शॉर्ट टर्म इट मे बी लाइक बेटर, क्योंकि इसकी वजह से शायद कोई क्राइसिस ना हो. पर इंडिया के लिए द रिस्क इज वेरी क्लियर. आप देखिए, ये मतलब ब्रेक्सिट वोट हुआ 10 दिन पहले. आज मार्केट ब्रेक्सिट वोट के पहले से हायर है. पर जब चाइना में क्राइसिस का माहौल थोड़ा बना था पिछले साल अगस्त में और फिर इस जनवरी और फरवरी में, तो इतना पावरफुल नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था इंडिया में. तो मेरे ख्याल से therefore as an Indian and for Indian investors and for Indian business people, we should look east not west for the next sign of trouble. इंडियन मार्केट्स पर इस समय आपका व्यू क्या है रुचिर? लुकिंग एट द ग्रोथ, लुकिंग एट द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, लुकिंग एट द अब तक जितना सरकार ने कंट्रीब्यूशन किया है इन टर्म्स ऑफ किक स्टार्टिंग द ग्रोथ और स्पेंडिंग देयर वे आउट ऑफ द सो कॉल्ड स्लोअर ग्रोथ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो या फिर जो मेक इन इंडिया में खर्च करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था. व्हेन यू समराइज दिस, ये पूरी चीज़ें, इंडियन मार्केट पर आपका व्यू क्या है? आर वी आई वुड से लिटिल इररिस्पॉन्सिबल एंड ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियन मार्केट्स एट दिस पॉइंट? आई मीन व्हेन आई से वी, द इंडियन मार्केट्स. नहीं, मेरे ख्याल से मतलब दैट्स अ स्ट्रॉन्ग टर्म टू यूज, सो आई डोंट थिंक दैट वी आर इररिस्पॉन्सिबल. पर हाँ, मुझे ये लगता है दैट ग्लोबली मार्केट्स जो हैं काफ़ी ऊपर हैं, और ये लिक्विडिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मार्केट्स को इतना ऊपर रखने के लिए. बिकॉज अगर आप इस साल भी देखें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फंडामेंटल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो काफ़ी वीक हैं, पर फिर भी मार्केट थोड़े ऊपर हैं, मेनली बिकॉज फेडरल रिजर्व ने यूएस में बोल रखा है दैट दे विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन सच अ वीक ग्लोबल एनवायरनमेंट. इसलिए इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, लिक्विडिटी काफ़ी है, और इसलिए मार्केट काफ़ी ऊपर है. और मुझे लगता है कि जब तक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करे, ये मार्केट थोड़े स्टेडीली ऊपर जा सकते हैं. पर अगर फेड ने वापस बोलना शुरू करा कि अब इकोनॉमी स्टेबल है ग्लोबली और हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने हैं, तो फिर मार्केट्स के लिए ये काफ़ी क्वाइट डेंजरस फॉर द मार्केट्स. सो आई थिंक दैट मार्केट्स का मुझे 3-5 साल मुझे लगता है कि ये ऊपर जा सकते हैं, पर दो बहुत बड़े रिस्क हैं. एक तो फेड है और एक चाइना है. और चाइना में मुझे लगता है कि अगले 6-12 महीने में चाइना से थोड़े बहुत शॉक आते रहेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्राइसिस, पर जैसे शॉक, क्योंकि उनका पॉलिसी ये रही है कि जब भी इकोनॉमी ज़्यादा स्लो डाउन करती है वो थोड़ा स्टिमुलस डालते हैं इकोनॉमी में, और फिर इकोनॉमी थोड़ी ऊपर आती है, उसके बाद इकोनॉमी वापस नीचे जाती है. सो एज आई से इन द बुक ऑल्सो दैट चाइनाज ग्रोथ पाथ इज लाइक अ पिंग पोंग बॉल बाउंसिंग डाउन द स्टेयर्स, कि उनका ट्रेंड डाउन है,
और अभी क्या हो रहा है कि मतलब थोड़ी चाइनीज इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टिमुलस और बहुत सारी स्पेंडिंग करा है पिछले 3 महीने में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने को। जब वो स्टिमुलस हटेगा अगले 3-6 महीने में तो मुझे लगता है फिर से डाउन ट्रेंड थोड़ा आ सकता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट्स में अभी। वो इंडियन मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा सकता है पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट में क्योंकि ये सारे जो रिस्क है चाइना और फेड अभी तक उधर है। और फेड का ये प्रॉब्लम है कि अभी तक वो बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, पर अगर इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हुई ग्लोबल तो उनको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी कम हो गई है। बिल्कुल, आपने यूएस की बात की, इनफैक्ट दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूएस इकोनॉमी इस समय जिस सिचुएशन में है, एक तो कितना जो ग्रोथ है जेन्युइन है, इस पर कितना बिलीव करना चाहिए, एंड सेकेंडली जो फेड रेट है उसे आप नियर फ्यूचर में, व्हेन आई यूज टर्म नियर फ्यूचर आई एम आस्किंग अबाउट मे बी नेक्स्ट 1 ईयर और सो, उसमें वाकई आप उन्हें इंक्रीज करता देख रहे हैं क्या रेट्स को? विल दे बी इन अ पोजीशन टू डू दैट? आई डोंट थिंक सो। अभी तो मतलब काफी मुश्किल रहेगा क्योंकि मतलब ग्लोबल इकोनॉमी काफी वीक है। पर आई थिंक दैट ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि इकोनॉमी इतनी वीक क्यों दिख रही है। So the first chapter in my book is about why people matter, and there I basically speak about the fact that the biggest reason global economy today appears weak is the population growth rate. हमने 1970s, 1980s और 1990s में सबसे बड़ा कंसर्न हम लोगों का रहता था कि दुनिया भर में और इंडिया में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। पर अब पिछले डेकेड में क्या हुआ है कि the world's working age population growth काफी sharply fall हुई है, and as you know कि economic growth पे उसका काफी असर पड़ा है। तो the main reason I think that the global economy आज इतनी weak है कि globally जो हमारी population growth rate है वो काफी weak हुई है और इंडिया में भी population growth rate काफी गिरी है, but फिर भी rest of the world से काफी high है पर काफी गिरी है। तो ये सबसे important हमारे पास फैक्ट है अभी दैट द वर्ल्ड्स वीक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड्स वीक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्योंकि 2 कंट्रीब्यूटर होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और एक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट। अब दोनों के दोनों ये नीचे हैं पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया है एंड हाउ दैट्स कॉजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी टू बी वीक। आपने ब्रेक्जिट की बात की रुचिर, उससे पहले और एक एग्जिट जिसकी भारत में सबसे ज़्यादा बात हो रही थी एंड ऑब्वियसली इट हैड ग्लोबल एको वाज द एग्जिट ऑफ मिस्टर राजन, रघुराम राजन का आरबीआई से जाने का फैसला लेना। आपका व्यू इस पर क्या है? नहीं, आई थिंक दैट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट मेरी किताब में मेरा एक कोट है लाइक इन विच आई हैव अ कोट फ्रॉम अ फॉर्मर मलेशियन सेंट्रल बैंक गवर्नर, और उनका कोट उन्होंने मुझे दिया था 1997 में जब मैं मलेशिया में था, द टाइम ऑफ द ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। उनका कोट था दैट गुड सेंट्रल बैंकर्स आर लाइक गुड टी, यू ओनली फील देयर वर्थ व्हेन दे आर इन हॉट वाटर। सो आई थिंक दैट 2013 में वी वर ऑल सॉर्ट ऑफ वेरी ग्रेटफुल कि रघुराम राजन आए सितंबर उस साल में, उनके आने से सिचुएशन काफ़ी स्टेबल हुई। आज डिफरेंस ये है, जैसे आपने भी करा at the beginning of this program, as you were saying, that today there's a sense of complacency or a sense of ease that आज India stable है, so you know we don't feel the need for him so much. तो मेरे ख्याल से वही चेंज हुआ है that 3 साल पहले जब क्राइसिस का माहौल था इंडिया में, उस टाइम we felt the need for Raghuram Rajan. Today we feel that it does not matter, flow तो आ रहे हैं, FI flows interested है, मार्केट भी स्टेबल है, अब रुपी स्टेबल हो गया है, economic growth stable hai, so we don't feel the need for him. So that is just the unfortunate reality of life, that we feel the need for such good central bank governors only when we are in trouble, and when things are good we just sort of brush these things aside. आपने और एक जो इनफैक्ट अपने शुरुआती जवाब में ही आपने बहुत अहम चीज़ कही कि भारत और चाइना का कंपैरिजन थोड़ा लॉन्गर टर्म में होना चाहिए। 20, 25, 30 साल के नज़रिए से अगर देखें तो भारत को भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। क्या आप 2-3 की इश्यूज आउटलाइन कर सकते हैं जो कि भारत को आने वाले कुछ वक्त में करने पड़े, मे बी नॉट नेसेसरीली इन द फर्स्ट टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बट आने वाले कुछ सालों में विच कैन put us on the sustainable growth path going forward? एक तो अगर चाइना का एग्जांपल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग पर उनका बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस था,
एंड उनका एम्फोसिस वाज नॉट ऑन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की डिफेंस में करेंगे, ये सोलर में करेंगे, ये सब करेंगे, बट हाउ टू एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पुअर अनएजुकेटेड पीपल, एंड दैट वाज डन बाय मेकिंग थिंग्स लाइक टॉयज एंड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल जैसे क्लोथिंग एक्सेट्रा. हमें मतलब उन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आज देखें क्या हो रहा है दुनिया में, then China is losing market share today for those kind of low end goods. पर उनका वो जो लॉस ऑफ मार्केट शेयर है वो अब ज़्यादा उसका बेनिफिट जा रहा है वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया में. जैसे मैं किताब में भी लिखता हूँ कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इंडिया में 75% ऑफ अगरबत्तीज आर मेड इन वियतनाम. So that is like, I mean, like a shocking thing. अब चाइना में इतना सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि वो वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर पाए, न्यू सिटीज क्रिएट कर पाए. जैसे किताबें में लिखता हूँ कि पिछले 30 साल में चाइना में 19 नई सिटीज आई हैं उभर के. इंडिया में कोई भी न्यू सिटीज नहीं आई हैं, या शायद 2 आई हैं, और वो भी केरला में अपने मैप और डेफिनेशन चेंज किया तो वो आई हैं. सो आई थिंक दैट एम्फोसिस नीड्स टू बी मच मोर ऑन क्रिएटिंग दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हो सके और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में बहुत अच्छा हो सके. ग्लोबल मंदी या फिर ग्लोबल स्लो डाउन, इसकी संभावना इस समय कितनी रियल है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, वेयर वुड यू पुट दैट प्रोबेबिलिटी? नहीं, काफ़ी है, क्योंकि ये साइकिल जो है ऑलरेडी 7 साल ओल्ड है. आई मीन दिस इकोनॉमिक एक्सपेंशन. और जैसे मैंने किताब में लिखा है कि अगर आप पिछले 50 साल में देखें तो हर 8 या 9 साल में कोई रिसेशन आता है दुनिया में. तो आई थिंक दैट वी हैव टू बी ऑन द लुक आउट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स कि ये रिसेशन कहाँ से आ सकता है. और जैसे मैंने किताब में लिखा है दैट द नेक्स्ट ग्लोबल रिसेशन विल बी मेड इन चाइना, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इज दीज डेज. सो आई थिंक दैट द लॉन्गर द साइकिल लास्ट, द greater the probability that you will have some sort of a setback somewhere. क्योंकि जैसे मतलब expansion बढ़ता रहता है तो कुछ ना कुछ excesses, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं दुनिया में बनती रहती हैं. और पिछले डेकेड वो वेस्ट में हुई थी, और इस डेकेड मुझे लगता है कि चाइना में हो सकता है. तो इसलिए वी शुड कीप अ वेरी क्लोज आई कि चाइना में क्या हो रहा है अगले 6-12 महीने में. राइट. सो व्हेन डू वी सी योर नेक्स्ट बुक? अभी पिछली किताब मैंने 4 साल में लिखी, ये किताब उससे काफ़ी मतलब बड़ी है. तो मेरे ख्याल से अगले 4 या 5 साल अब मुझे ब्रेक दीजिए, और आई होपफुली दिस book you will enjoy, and I will love to get your feedback on this book before I can think of even writing the next one. Absolutely रुचि, but pleasure having you on the show. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, and we'll reconnect. Thank you so much for joining us. तो ये थे रुचिर शर्मा हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में.